आज की इस महफिले अदब में हम एक ऐसे दौर की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो बीते कल की कड़वी यादें ताजा कर देता है और आने वाले कल की सियासत को नया मोड़ दे सकता है। याद है वो दिन जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दा फाड़ दिया था। वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने का एक रहस्यमयी तरीका था, उनके कागजात सार्वजनिक हो गए और दुनिया भर की निगाहें ठहर गई। उन दस्तावेजों से खुलासा हुआ कि कैसे विभिन्न कंपनियां जैसे फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशन या फिर मेहुल चौकसी से जुड़ी फर्म्स ने भारतीय जनता पार्टी को अरबों अरबों रुपए का चंदा दिया था और बदले में सरकारी ठिकानों से फायदे जैसे माइनिंग लाइसेंस, बड़े बड़े टेंडर या फिर पॉलिसी में ढील। ये सब एक दूसरे के बदले का खेल था जिसे क्विड प्रो क्वो कहते हैं, मतलब कुछ देकर कुछ पाओ। एक तरफ सोशल मीडिया पर चिल्ला पुकार मच गई, मीम्स की बाढ़ आ गई और लोग चीखे चिल्लाए, ये तो चोरी चकारी है, ये महान घोटाला है। वेबसाइट जैसे corruptmodi.com ने तो भारतीय जनता पार्टी के सारे काले कारनामों को एक लंबी लिस्ट में बांध दिया। राफेल डील से लेकर एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन तक सब कुछ। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थकों ने, उनके आईटी सेल के योद्धाओं ने और उन भक्तगणों ने जो हर कदम पर मोदी जी का डंका पीटते हैं, एक ऐसा तर्क सुना दिया जो सुनकर लगता था जैसे कोई शायर अपनी गजल सुना रहा हो। अरे भाई साहब, ये तो जमाने का पुराना कायदा है। इससे पहले तो क्या कांग्रेस ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया था, कोलगेटा घोटाला किया था। क्या नरेंद्र मोदी जी के आने से भ्रष्टाचार का सूरज डूब गया? बिल्कुल नहीं ना। तो ये वही पुरानी सियासत की कहानी है, बस चेहरा बदल गया। ये तर्क मेरे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत कवच कुंजी बन गया था। हर आरोप लगने पर यही जवाब दूसरों ने भी तो किया है, हमारा क्या बिगाड़ लिया। लेकिन आज वही तीर उनके गले की हड्डी बनकर लौट आया है। क्यों? क्योंकि अब वही पुरानी दलील लालू प्रसाद यादव के नाम से उछाली जा रही है। दिल्ली के राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई करता है, ने हाल ही में अक्टूबर 2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को आदेश दिया है कि लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव, इन सब पर चार्जशीट दाखिल करें। ये चार्जशीट क्या है दोस्तों? ये मुकदमे की शुरुआत का दस्तावेज है जहां सबूतों की तलवारें खींची जाती है और आरोपों की बुनियाद रखी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह साहब ने तुरंत ट्वीट कर दिया कि अब तेजस्वी प्रसाद यादव किस मुंह से बिहार के मुख्यमंत्री पद का दावा करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक कानूनी केस नहीं है, ये राजनीति का आईना है जो टूटा फूटा सा लगता है। 20 साल पुराना एक सौदा जो कभी सो जाता है, कभी जाग उठता है, जैसे कोई भूला हुआ सपना। आज हम इसकी पूरी दास्तान खोलेंगे, तफसील से, बिना किसी तराजू के झुकाव के, बिना किसी पक्षपात के। क्या ये पॉलिटिकल हथियार है या सच्चा भ्रष्टाचार का मामला? क्या लालू परिवार निर्दोष है या दोषी? दिल्ली के इस अनोखे खेल को, इस सियासी तूफान को एक एक कदम समझते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अभी लाइक का बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ये मुद्दा और भी गरमाने वाला है। कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आपको लगता है कि ये केस न्याय का है या सियासत का? पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। 2018 में शुरू हुई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जो 2019 में पूरी तरह खुली और फिर फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। उसके बाद जो कागजात खुले वो तो जैसे पांडोरा का पिटारा था।
दुनिया ने देखा कि कैसे सैकड़ों कंपनियां फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जैसी या फिर पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की कंपनियां ने भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा दिया। क्यों दिया? बदले में क्या मिला? सरकारी स्तर पर फायदे। एक कंपनी को माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरी को टैक्स में छूट, तीसरी को पॉलिसी चेंजेस। ये सब एक दूसरे के बदले का खेल था, क्विड प्रो क्वो का नंगा नाच, जहां चंदा देने वाले और लेने वाले दोनों खुश। लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ये तो चोरबाजारी है, ये लोकतंत्र का कत्लेआम है। ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड हुए, फेसबुक पर पोस्ट्स की बौछार हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन कट्टर समर्थकों ने जो आईटी सेल के जरिए डिजिटल जंग लड़ते हैं, एक ऐसा शायराना तर्क सुना दिया जो सुनकर लगता था जैसे कोई पुरानी किताब का पन्ना पलट दिया गया हो। हुजूर, ये तो कायदाए जमाना है, पुरानी परंपरा। इससे पहले यूपीए सरकार में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, जहां टेलीकॉम लाइसेंस बेचे गए थे। कोलगेटा कोल माइनिंग घोटाला हुआ था, जहां कोयला खदानों के आवंटन में अरबों की हेराफेरी हुई। क्या नरेंद्र मोदी जी के आने से भ्रष्टाचार का जड़ से सफाया हो गया? बिल्कुल नहीं। तो ये वही सियासी चालबाजी है, बस चेहरा नया है। ये तर्क इतना मजबूत साबित हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें हासिल कर ली। एक वेबसाइट बनी ModiCorruption.com जैसी, जहां भारतीय जनता पार्टी के 50 से ज्यादा कथित घोटालों की लिस्ट थी। राफेल फाइटर जेट डील से लेकर एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन तक। लेकिन भक्तगण कहते रहे ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, झूठी खबरें। दोस्तों, ये डिफेंस लाइन इतनी पक्की थी कि हर हमले को उड़नछू की तरह उड़ा दिया गया। लेकिन अब वही तीर लौट आया है लालू प्रसाद यादव पर। अगर लालू पर 20 साल पुराना केस खोद कर निकालो तो भारतीय जनता पार्टी पर इलेक्टोरल बॉन्ड दोहराओ। ये इंसाफ का तराजू क्यों तिरछा हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड्स पर कहा था ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता जरूरी है हर चंदे में, लेकिन आज लालू के केस में वो ट्रांसपेरेंसी कहां खो गई? सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां तो राजनीतिक पिट्ठू बनकर रह गई है। चलिए अब असली कहानी पर आते हैं। वो दास्तान जो रेलवे की पटरी से शुरू होकर बिहार की सियासत तक पहुंची। अब 2004 के उस सुनहरे दौर में लौटते हैं। दोस्तों, जब यूपीए 1 की सरकार बनी और लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्रालय सौंपा गया, भारतीय रेलवे जो सालों सालों से घाटे की गहरी खाई में डूबा हुआ था, वो अचानक मुनाफे की ऊंचाई पर चढ़ गया। 2004-05 में रेलवे का घाटा था करीब 2000 करोड़ रुपए, लेकिन 2008-09 तक ये 90,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया। अखबारों के पन्ने लालू की तारीफ से सराबोर हो गए। उन्हें टर्न अराउंड मिनिस्टर कहा जाने लगा, मतलब वो मंत्री जिन्होंने रेलवे को उलट पुलट कर दिया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल IIM ये बड़े बड़े संस्थान लालू जी को बुलाते, घंटों की स्पीच सुनाते और पूछते, भैया साहब राज खोलो, कैसे कर दिया ये जादू, पूरी रेलवे की धरती कैसे बदल दी? लालू जी हंसते और जवाब देते, साहबान ये तो मेहनत का फल है। फ्री फूड सर्विस शुरू की, टिकट के दाम सस्ते रखे, प्राइवेटाइजेशन का जादू चलाया। आज भी रेलवे के रिटायर्ड अफसर बताते हैं लालू सर ने रेल को जिंदा कर दिया। वो दौर याद आता है जब स्टेशनों पर भीड़ लगी रहती थी, लेकिन यही वो सुनहरा दौर था दोस्तों, जब एक ऐसा सौदा हुआ जो आज घोटाले का नाम बन चुका है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC, जो भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है और रेल यात्री निवास चलाती है, उसके तहत ये खेल शुरू हुआ। पूरे देश में रेलवे के पुराने होटल, हॉस्टल और गेस्ट हाउस, दिल्ली का वो ग्रैंड रेल भवन जो आज टाटा ग्रुप के जिंसर होटल चेन का हिस्सा है,
लालू जी ने एक स्मार्ट फैसला लिया। ये पुराने खस्ता हाल वाले होटल क्यों पड़े सड़ रहे हैं, उन्हें प्राइवेट कंपनियों को सौंप दो, टेंडर प्रक्रिया से पूरी पारदर्शिता के साथ। ओडिशा के पुरी और झारखंड के रांची में स्थित BNR होटल यानी बंगाल नागपुर रेलवे होटल्स, इन्हें 2006 में एक प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया जिसका नाम था सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के मालिक थे विजय कोचर और विनय कोचर, दिल्ली के रहने वाले दो भाई। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? होटलों का मेंटेनेंस यानी रख रखाव, रनिंग और ऑपरेशन, कुल मिलाकर चलाओ भैया, पैसे कमाओ, लेकिन रेलवे को भी फायदा हो। उस वक्त तो किसी ने उंगली नहीं उठाई, कोई चीखा नहीं, लेकिन दोस्तों यहीं से कहानी में घुमाव आया। ये सौदा जो रेलवे को प्रॉफिट लाया, आज लालू प्रसाद यादव के गले का फंदा बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें लालू परिवार का नाम जुड़ गया, और वो भी एक जमीन के सौदे से। क्या ये संयोग था या साजिश? आगे देखते हैं। अब आते हैं इस कांड की असली जड़ पर। मेरे साथी यात्रियों, जहां सच्चाई का पर्दा धीरे धीरे उठता है, 2006 में सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को पुरी और रांची के BNR होटल्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला। कुछ ही महीनों बाद बिहार की राजधानी पटना में एक प्राइम लोकेशन पर, वो जगह जहां आज भी संपत्ति के दाम आसमान छूते हैं, करीब 3 एकड़ जमीन का सौदा हुआ। इस जमीन की मार्केट वैल्यू उस वक्त विशेषज्ञों के मुताबिक लगभग 2 करोड़ रुपए थी, लेकिन रजिस्ट्री हुई एक प्राइवेट कंपनी के नाम पे जिसका नाम था डेलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और वो भी सिर्फ 46 लाख रुपए में। ये डेलाइट मार्केटिंग कौन सी कंपनी थी? वही लोग जो सुजाता होटल से जुड़े थे, यानी होटल कॉन्ट्रैक्ट ले चुके थे। और ये जमीन खरीदी किसने? CBI के मुताबिक लालू प्रसाद यादव के कथित करीबी लोगों ने सर्कल रेट यानी सरकारी तय मूल्य में, रजिस्ट्री और बाकी पेमेंट ब्लैक मनी में। ये तो आजकल आम चलन है दोस्तों, लेकिन सवाल ये उठता है, इतनी सस्ती कीमत क्यों? क्या कोई छूट थी या सौदे में कुछ और था? फिर आया बड़ा ट्विस्ट। 2008-9 के आसपास डेलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स, वो भी नाम मात्र के 1-1 रुपए प्रति शेयर ट्रांसफर हो गए लालू परिवार के नाम पर। राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव खुद। तेजस्वी जी तब कितने साल के थे? मात्र 14 या 15 साल के। एक क्रिकेट खेलने वाला मासूम लड़का जो दिल्ली के स्टेट टीम के लिए बल्ला घुमाता था, लेकिन उसे शेयर होल्डर बना दिया गया। कंपनियों एक्ट के मुताबिक 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति शेयर होल्डर नहीं बन सकता। कोर्ट में इस पर लंबी बहस हुई। तेजस्वी बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी हैं, लेकिन माइनर मतलब नाबालिग कैसे शेयर ले सकता है? देखिए दोस्तों, ये सब मिलाकर क्विड प्रो क्वो का खेल लगता है ना। इधर रेल मंत्री ने होटल कॉन्ट्रैक्ट दिया, उधर 2 करोड़ की जमीन कौड़ियों के दाम में परिवार को सौंप दी गई। लालू जी के अपने 46 लाख रुपए से ही तो रजिस्ट्री हुई होगी, जो दिखाने न पड़े। कंपनी बनाई, जमीन घुमाई और परिवार के नाम करवा दिया। विदेशों में तो बड़े बड़े नेता और ब्यूरोक्रेट ऐसे ही करते हैं। टैक्स हेवन आइलैंड में सेल कंपनियां खड़ी करके, मालिकाना हक ट्रांसफर करके, वही काम हिंदुस्तान में लालू जी ने देशी अंदाज आजमाया। लेकिन CBI का आरोप साफ है, रेल मंत्री ने अपने परिवार को अनुचित फायदा पहुंचाया, लेकिन सबूत वो अभी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हो रहे हैं। हम तो कहते हैं जज साहब फैसला करेंगे, क्योंकि ये कानून का मामला है। लेकिन ये 65 लाख रुपए रजिस्टर्ड वैल्यू जो बाद में अपडेट हुई कि जमीन जो मार्केट में 2 करोड़ की थी, कैसे लालू परिवार के पास घूम फिर कर आ गई? मनी ट्रेल निकलेगी तो राज खुल जाएगा। और हाँ, एक पॉज लीजिए यहाँ, अगर ये घोटाला साबित हो गया तो लालू जी की वो टर्न अराउंड वाली छवि धूल में मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं साबित हुआ
तो ये एक पॉलिटिकल जाल है जो विपक्ष को फंसाने के लिए बिछाया गया। कमेंट में अपनी राय दें, क्या ये संयोग लगता है? अब सबसे कड़वा सवाल दोस्तों, ये केस आखिर क्यों सोया रहा और क्यों जागा? 2006 का वो सौदा 2017 तक तो जैसे भूल ही गया था। फिर 2015 में आया भूचाल। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का महागठबंधन बना, जिसमें जदयू, आरजेडी और कांग्रेस शामिल हुई। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह हराया गया। तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। अचानक सीबीआई जाग उठी। 5 जुलाई 2017 को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज हुआ। नीतीश कुमार ने संकेत दिया, भ्रष्टाचार मुझे बर्दाश्त नहीं। महागठबंधन टूट गया। नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के आगोश में चले गए। केस फिर शांत हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव, लालू जी चारा घोटाले में जेल में थे, लेकिन तेजस्वी और राबड़ी देवी ने विपक्ष की कमान संभाली। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, लेकिन ईडी की नोटिस आए गए फिर ठंडा पड़ गया। क्यों? क्योंकि एनडीए केंद्र में मजबूत था, बिहार में तत्काल खतरा नहीं था। 2023 इंडिया गठबंधन बना, विपक्ष एकजुट हुआ। ईडी ने राबड़ी देवी के घर रेड मारी, तेजस्वी से पूछताछ की, मीडिया चीखा, लालू परिवार फिर फंसा। 2024-25 ट्रायल कोर्ट में सुनवाई शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। ईडी ने कोर्ट में कहा ये बेनामी संपत्ति है। देखिए पैटर्न मेरे भाइयों, जब राजनीतिक जरूरत पड़ती है तो कैसे केस जागता है। याद कीजिए, पश्चिम बंगाल का शारदा चीट फंड घोटाला और नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामला, ममता बनर्जी पर हमला, लेकिन टीएमसी जीती। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर एक्साइज पॉलिसी यानी शराब नीति घोटाला, जेल हुई। झारखंड के हेमंत सोरेन पर ईडी की रेड्स, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले छूट मिली। महाराष्ट्र के अजीत पवार पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा जेल में डाल दूंगा। आज वो सहयोगी हैं। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के रियल एस्टेट केस दब गए। ये सिलेक्टिव एक्टिवेशन यानी चुनिंदा सक्रियता का पैटर्न है। 20 साल में चार्जशीट न दाखिल हो, बदनामी होता रहे, जेल हो, ये न्याय है या तरफ का खेल? शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी शर्जील इमाम जैसे लोग सड़ रहे हैं जेलों में, और विपक्ष का क्या, चुप्पी साधे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के आजम खान पर समाजवादी पार्टी सड़कों पर क्यों नहीं उतरी? बिहार में आरजेडी ने चुनाव बहिष्कार क्यों नहीं किया? पॉलिटिकल हथियार को जुडिशियल रास्ते से लड़ोगे तो हारोगे। भारतीय जनता पार्टी सियासत से खेल रही है, विपक्ष कोर्ट के चक्कर काट रहा है। ये असंतुलन हमारे लोकतंत्र का कफन बुन रहा है। दोस्तों, ये केस लालू प्रसाद यादव पर तो है, लेकिन असली निशाना है तेजस्वी प्रसाद यादव, जो आज बिहार का मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। उसे आरोपी बनाकर भारतीय जनता पार्टी सोचती है कमजोर कर देंगे, वोटरों का भरोसा तोड़ देंगे, लेकिन हो सकता है उल्टा असर हो। विक्टिम कार्ड का जादू याद कीजिए। नरेंद्र मोदी जी का वो कार्ड, मुझे 72 गालियां दी गई, नीच कहा गया, लेकिन मैं झोला उठाकर चला जाऊंगा। और फिर 2014-2019 में भारी जीत। तेजस्वी भी बोल सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, हमारी विपक्षी एकता का। सड़कें गर्म हो सकती है। बिहार की वो जनता जो लालू जी की याद में वोट डालती है उत्तेजित हो सकती है। नीतीश कुमार वो कमजोर कंधों पर भारतीय जनता पार्टी का भरोसा टिकाए खड़े हैं। महागठबंधन टूटा, लेकिन तेजस्वी आक्रामक है लालू जी की तरह। ये चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं, 2029 के लोकसभा का आईना बनेगा। अगर आरजेडी मजबूत हुई तो इंडिया ब्लॉक को नई ताकत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश जी बचाएंगे? मुश्किल सा लगता है। ये मुद्दा तेजस्वी को ताकत दे सकता है या चोट पहुंचा सकता है, ये उनकी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात पक्की है, बिहार का विधानसभा चुनाव हमेशा तगड़ा रोमांचक होता है, चारा घोटाले से लेकर ये रेलवे होटल कांड तक। और हाँ, पैसे का ये गंदा खेल
आजकल चुनाव सैकड़ों हजारों करोड़ के होते हैं, ईमानदार कैसे रह जाएं? 90% गरीब आबादी वोट डालती है, लेकिन 10% अमीर ही लड़ पाते हैं। ये लोकतंत्र है या धनतंत्र का बाजार? मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी लालू प्रसाद यादव के रेलवे होटल कांड की पूरी दास्तान। भ्रष्टाचार का केस हो सकता है, सबूत अदालत तय करेगी। पॉलिटिक्स का खेल बिल्कुल साफ दिखता है। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला देगा, लेकिन टाइमिंग चीख चीख कर कह रही है ये सियासत का तीर है, लोकतंत्र को घायल करने का। बिहार चुनाव 2025 में ये आग लगाएगा या बुझाएगा? कमेंट में अपनी राय साझा करें। अगर वीडियो ने दिल को छुआ तो लाइक दबाएं, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।